नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। कल जो पिछला जो वीडियो था उसमें आपने अपनी जो एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 3 अफवाह तंत्र के बारे में आपने क्या किया, अध्ययन किया। आज उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। कल जो आपने पढ़ा अफवाह क्या है, द्रोणी क्या है, गार्ज क्या है, इसके बाद में आपने भारत में जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन किया कि भारत के जो अफवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों में उत्तर भारत का अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत का जो अफवाह तंत्र है इसके बारे में जो डिफरेंट है दोनों में, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम चर्चा करेंगे इस जो वीडियो की जो शुरुआत है, आज इस वीडियो की जो शुरुआत है हम करेंगे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। तो क्लास 9 अध्याय 3 अफवाह है। जो पाठ का नाम है अफवाह है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे। कल आपने पढ़ा था उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ। देखिए, उत्तर भारत की जो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। देखिए, तो हिमालय की प्रमुख नदियों में हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख क्या हैं, नदियां हैं। इनमें सिंधु नदी, दूसरे नंबर पर आती है गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, और तीसरे नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो तीन नदी प्रमुख हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और इसके बाद में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम वो देखिए, ये नदियां लंबी हैं, ये नदियां लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं, इनमें मिलती हैं। अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदियां
करके और इनमें मिलती हैं। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ये किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र कहा जाता है। प्रश्न आता है नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो देखिए, तो आज के इस वीडियो की जो शुरुआत है हम हिमालय की नदियों से कर रहे हैं। हिमालय की नदियों को हम उत्तरी भारतीय नदियों की श्रेणी में लेते हैं। उत्तरी भारतीय या अपन बोल सकते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां या उत्तर भारतीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 3 नदी प्रमुख हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियों की विशेषता होती है, ये नदी कैसी हैं, लंबी हैं और ये अपने उद्गम स्थल से लेकर के और जहाँ इनका विसर्जन होता है समुद्र तक, वहाँ तक एक लंबी दूरी क्या करती हैं, तय करती हैं। और इन नदियों में अनेक महत्वपूर्ण इनकी सहायक नदियाँ आकर इसमें क्या हो जाती हैं, मिल जाती है। अब यहीं से प्रश्न उठता है कि भाई नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो किसी मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ये कोई नदी है, ये नदी आ गई, ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है और ये सब आकर के और यहाँ मिल रही है। तो ये क्या कहलाएगा? संगम। और यहाँ आकर के एक मुख्य नदी का निर्माण हो रहा है। तो ये तो क्या कहलाएंगे? सहायक नदी। सहायक नदी ये अलग अलग दिशाओं से नदी आ रही है, जैसे 1 2 3 4 और 5 अलग अलग दिशाओं से नदी आ रही है। तो ये तो इसकी क्या कहलाएगी? सहायक नदी। अब ये सारी नदियां आकर के और इस स्थान पर आकर के एक जगह मिल रही हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण हो रहा है मुख्य नदी का। तो ये जो मुख्य नदी है ये कहलाएगा नदी तंत्र। ये कहलाएगा क्या? नदी तंत्र। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब इस वीडियो में अगर आगे शुरुआत करते हैं तो उत्तर भारत की जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर की जो उत्तर भारत की नदियों में आती हैं तो अपन चर्चा करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख क्या है? नदी है। नंबर 1, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के निकट में है।
मानसरोवर, झील के निकट है। तिब्बत में है। अब प्रश्न आता है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और फिर ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और फिर इसी में ही लद्दाख के अंदर ही इस नदी में अनेक नदियाँ इसकी क्या हो जाती हैं? सहायक नदी होती हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं इसमें जास्कर नदी है, नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, हुंजा नदी है। ये आकर के इसमें क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। और यहीं से सिंधु नदी जो मुख्य नदी के रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। और तो देखिए कि ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब प्रश्न 2 बन रहे हैं यहाँ से कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है, जो कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। दूसरे नंबर पर प्रश्न बनता है कि जो सिंधु नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक सुदर्शनीय जो गार जो होता है उसका क्या करती है? ये निर्माण करती है। यहाँ पर एक सुदर्शनीय गार का निर्माण करती है। यहाँ पर एक सुदर्शनीय गार का क्या करती है? ये निर्माण करती है। इसके बाद में देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें जास्कर है, जास्कर, नुब्रा। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें जास्कर नदी आती है, नुब्रा है, श्योक है, श्योक, हुंजा आदि हैं। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और हुंजा नदी। और फिर देखिए जो सिंधु नदी है
बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित में बहते हुए सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अब प्रश्न आ जाए कि सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र से बाहर कहाँ से निकलती है, तो बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए अटक पर्वतीय क्षेत्र से क्या निकलती है, ये बाहर निकलती है। इसके बाद देखिए सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब जो भारत की जो नदियां हैं सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब नदी आपस में मिलकर मिठानकोट एक जगह है। और कहाँ पर है मिठानकोट? पाकिस्तान में। सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब ये भारत की प्रमुख नदियां हैं जो आपस में मिलकर मिठानकोट एक जगह है, वहाँ ये नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो एक बार आप यहाँ पर बता सकते इसको कि जो हिमालय से जो निकलने वाली जो प्रमुख नदी तंत्र है उसमें आ रहा है सिंधु नदी। आपको नदी तंत्र है, ये नदी कब और कहाँ कैसे क्या बहती है, तो आप एक बार इसको उतार लो कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कहाँ से है, तिब्बत से है। फिर देखिए ये नदी वहाँ से कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिम की तरफ बहती हुई लद्दाख जो क्षेत्र है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ये भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और लद्दाख के अंदर ही एक सुदर्शनीय गाज का क्या करती है, निर्माण करती है। जब नदियाँ पहाड़ों को काट करके बहती हैं तो वहाँ गाज का निर्माण होता है। और इसी क्षेत्र में लद्दाख क्षेत्र में ही सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, ऊंजा है, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, ये सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी फिर बलूचिस्तान और गिलगित में बहती हुई अटक पर्वतीय क्षेत्र से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। फिर इसके बाद में सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब नदी आपस में मिलकर के पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट। और इस मिठानकोट नामक स्थान पर जो सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब नदी आकर के और सिंधु नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और सिंधु नदी तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप एक बार इसको उतार लो, इसके बाद में फिर आपको आगे और
पढ़ाऊंगा, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए नंबर जो 6 है, तो यहाँ अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए, जब मिठानकोट के पास में भारत की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, इनमें मिल जाती हैं, तो इसके बाद में ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है और दक्षिण की तरफ क्या करती है, ये बहती है। और इसके बाद में देखिए अंत में जो कराची शहर है पाकिस्तान का, कराची से पूर्व की ओर, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ये छठा पॉइंट हो गया, ये 7 है। इसके बाद देखिए अंत में अगर अपन देखें कि इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग भारत में बहता है। इस नदी का 1/3 भाग कहाँ बहता है, भारत में बहता है। अगर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में, और शेष पाकिस्तान में रहता है। जो बच गया शेष पाकिस्तान में बहता है। तो देखिए इस नदी का एक भाग भारत में बहता है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, और शेष कहाँ बहती है, ये पाकिस्तान में बहती है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें, इस नदी की कुल लंबाई
2900 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर है, जो विश्व की लंबी नदियों में से एक है, जो विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो ये है आपका सिंधु नदी अपवा तंत्र, जिसमें 8 पॉइंट हैं। तो देखिए, तो अपन सबसे पहले तो एक बार इसको दोहरा देते हैं कि जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है वहाँ से निकलती है। इसके बाद में ये भारत में लद्दाख से क्या करती है, प्रवेश करती है। इस भाग में ये एक दर्शनीय कार्य का क्या करती है, निर्माण करती है। और लद्दाख क्षेत्र में ही इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जास्कर है, नुब्रा नदी है, गंगा नदी है और शोक नदी है, ये आकर के यहाँ पर मिलती हैं। फिर ये बलूचिस्तान और गिलगित में बहती हुई अटक पर्वतीय क्षेत्रों से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब नदी मिठानकोट जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ जाकर के सिंधु नदी में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इसके बाद में ये कराची से पूर्व की ओर बह करके अरब सागर मिल जाती है। इसके बाद में इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग भारत में बहता है। भारत में कहाँ बहता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और शेष कहाँ बहती है, ये पाकिस्तान में। इस नदी की अगर अपन बात करते हैं तो सिंधु नदी का जो कुल अपवा तंत्र है, कुल लंबाई है कितनी है, 2900 किलोमीटर है और जो विश्व की लंबी नदियों में से क्या है, एक है। तो आप एक बार इसको उतार लो। इसके बाद में फिर जो सिंधु नदी अपवा तंत्र है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। होगा आपने तो अब अपन बात करते हैं सिंधु नदी अपवा तंत्र की। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी,
ये नीचे हो गया हिंद महासागर। तो अपन बात कर रहे हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। तो देखिए कि जो सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत, ये नेपाल हो गया। इसके बाद में ये भूटान। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में इस स्थान से है और इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से है। देखिए, तो इसके बाद में ये जो नदी है ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहाँ से ये भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ से भारत में क्या हो गया, प्रवेश। और यहीं से इसकी जो सहायक नदियां हैं, जास्कर, ऊंजा, शोक, ये नदियां इसमें आकर के क्या होती हैं, मिल जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखिए फिर ये बलूचिस्तान और गिलगित से बहती हुई ये नदी अटक पर्वतों से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अटक पर्वतों से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और यहाँ पर है मिठानकोट, पाकिस्तान। और यहीं से फिर इसमें जो अन्य नदियां हैं, व्यास, चेनाब, तो ये नदी हो गई व्यास नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। तो देखिए ये तो कौन सी नदी हो गई, झेलम नदी है। इसके बाद में चेनाब, ये चेनाब नदी हो गई। इसके बाद में ये सतलुज, रावी और व्यास। चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी और व्यास, ये नदी यहाँ आकर के इस नदी में क्या करती है, मिलती है। और फिर इसके बाद में ये दक्षिण की तरफ बहती है, थोड़ी सी दक्षिणी तरफ बहती है। और फिर इसके बाद में ये पूर्व की ओर बह करके और ये अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है, ये पाकिस्तान हो गया। और यहाँ करके अपने जल का क्या करती है, विसर्जन करती है। तो ये है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, आप समझ गए होंगे। तो एक बार और बता देता हूँ मैं कि सिंधु नदी सबसे पहले कहाँ निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। फिर ये पश्चिम की तरफ बहती है और भारत में लद्दाख में क्या करती है, ये प्रवेश करती है। लद्दाख में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ऊंजा नदी है, शोक नदी है। इसके बाद में
जो अन्य नदियां हैं, नुब्रा है, जास्कर है, ये इसमें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई एक मिठानकोट नामक स्थान है, यहाँ जाकर के इसमें बाहर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, झेलम है, चेनाब है, सतलुज है, रावी है, व्यास है, ये नदियाँ मिठानकोट के पास में जाकर के और सिंधु नदी में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर इसके बाद में जो ये नदी है ये कहाँ बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है और कराची से पूर्व की ओर बह करके ये अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी का अगर कुल बहाव क्षेत्र देखें तो इस नदी का कुल बहाव क्षेत्र है 2900 किलोमीटर है। और लद्दाख में ये एक गाज का निर्माण करती है, इस स्थान पर पर्वत को काट करके इसका निर्माण करती है, गाज बनाती है। क्या बनाती है, गाज। तो भारत की दो ही नदियाँ हैं जो गाजों का निर्माण करती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि एक तो सिंधु नदी है और एक कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गाजों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो दो ही नदी बताया कल मैंने आपको, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी गाजों का क्या करती है, निर्माण करती है। आप इसको एक बार उतार लीजिए। इसके बाद में जो अगला जो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ जो वीडियो अपना, उसको अपन पढ़ाएंगे गंगा नदी अपना के बारे में, जो हिमालय से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण मुख्य क्या है, नदी है, इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद में जो तीसरी नदी है हिमालय से निकलने वाली, जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये जो रोजाना बताया जाता है आपको कि वीडियो को रेगुलर देखें, नियमितता बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कभी भी कोई नया वीडियो डलता है तो आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख सकते हो। और जो नए बच्चे जुड़े हैं ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें जरूर, चैनल को जरूर देखें। फिर मत कहना कि आप पढ़ाए नहीं मेरे को, ये है ये है, ठीक है।